भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। इस समय हम कहाँ हैं? संविधान के पार्ट 6 में गवर्नर के पास है। इसके पहले हम लोगों ने गवर्नर के संबंध में क्या देखा? आर्टिकल 153 देखा हम लोगों ने। इसके आगे की जो कहानी है यह राज्यपाल का या राज्य की कार्यपालिका के सामान्य परिचय का लेक्चर हो चुका है, और राज्य उसके संबंध में राज्यपाल की जो कहानी है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका में पहले राज्यपाल को हम पढ़ेंगे, उसके बाद किसे पढ़ेंगे? सीएम को पढ़ेंगे, स्टेट सीएम को, और साथ ही साथ राज्य की मंत्रिपरिषद को। उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य महाधिवक्ता, फिर हम कहाँ जाएंगे? सीधा राज्य विधानमंडल में। लेकिन पहले हमें किसे देखना है? राज्यपाल को। और राज्यपाल को हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा क्या? आर्टिकल 153 कहता है कि भारत के लिए एक राज्यपाल, नहीं भारत नहीं, प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, और ये कह दिया गया एक राज्यपाल होगा। लेकिन संविधान में एक 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जहाँ ये कहा दिया गया नहीं, एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, जिम्मेदारियां दिया जा सकता है। ये बातें कहाँ की गई थी? 153 में कही गई थी। आसान शब्दों में एक बात में कहूँ तो ये कि व्यक्ति को अगर चाहो आप तो 2 राज्य में या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल आप नियुक्त कर सकते हैं। ये बात कहाँ है? 153 में है, और ये 7वें संविधान संशोधन के बाद ही ये चीज़ें हुई हैं। दूसरी बात, फिर राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है कौन करता है? ये बातें कहाँ है? आर्टिकल 154 में है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की नियुक्ति है, और राज्यपाल की नियुक्ति के अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो मैं क्या बता रहा हूँ? हम क्या बता रहे हैं? 54? अच्छा हाँ भाई, हाँ ठीक हाँ। इसमें जानते क्या राज्य कार्यपालिका की शक्ति की बात की गई है कि राज्य की कार्यपालिका 154, एक करेक्शन कर लीजिए आप, क्या कि जो आर्टिकल 154 है 154, इसमें ये बात कही गई है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी? वह निहित होगी राज्यपाल के अंदर। बस इतनी सी बात कही गई है, यानी कि राज्यपाल में राज्य की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति निहित होगी, और वह उन शक्तियों का प्रयोग करेगा किसके माध्यम से? जो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी, उसी के माध्यम से वो कार्यों को अपने संपन्न करवाएगा। ये बातें कहाँ कही गई है? 154 में। 155 की बात किया जाए तो 155 में योग्य किसका है? नियुक्ति की बात की जाती। किसकी नियुक्ति की बात की जाती है? राज्यपाल की। राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वो क्या करता है? हस्ताक्षर सहित आदेश अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। लेकिन आप ये जानिएगा कि व्यवहारिक रूप की जो बात है, व्यवहारता अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, ये बात सही है। लेकिन आप एक बात समझिएगा और अच्छे से कि वो नियुक्ति तो करता है, लेकिन किसकी सलाह पे करता है? राज्यपाल को नियुक्त जब वो करता है तो संघीय जो मंत्रिपरिषद होती है ना, उसी की सलाह पे ही करता है। ये भाई व्यवहारिक बात समझिएगा आप, है ना। ये आर्टिकल में नहीं लिखा गया है, यानी कि आर्टिकल 155 यानी 155 जो कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों को नियुक्त करता है या उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह व्यवहारता संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा, नॉमिनेट करेगा, जो संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देगी, जिस व्यक्ति का नाम वो देती है उसी को। हमने और भी बात किया था कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते समय कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। उसमें कुछ समितियां थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, राजा मन्नार आयोग समिति थी, वेंकटचलैया कमेटी थी। इसके पहले की सारी कहानी उसमें चर्चा कर चुका हूँ, आप लेक्चर देख सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और की गई थी क्या कि राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं इसका चुनाव हुआ, तो उसके बारे में मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ। आप पहले का लेक्चर देखेंगे तो बातें आपको समझ आ जाएंगी। आज सीधी बात हमारी कहाँ है? आज हम बात करने वाले हैं किसके साथ? राज्यपाल की अहर्ता कहाँ है, यानी राज्यपाल किसको राष्ट्रपति हमारा भाई ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे देगी तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल नियुक्त कर देगा। लेकिन वो जो है ये बात उठती है कि किसे वो करेगा? राष्ट्रपति अगर मान लीजिए नियुक्त करना चाह रहा है किसी को, तो किसे राज्यपाल नियुक्त करेगा?
राष्ट्रपति वो कौन होगा, तो यानी उसकी अर्हता, उसकी योग्यता की बात की जा रही है। तो सबसे पहले होता है कि वो भारत का नागरिक हो, लेकिन चूंकि लिखा नहीं गया है कि वो भारत का जन्म से नागरिक हो, ये बात नहीं कही गई है। यानी कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति मान लीजिए कि भारत में नागरिकता लिया हो तो भी राज्यपाल बन सकता है, क्योंकि यहाँ ये बात नहीं स्पष्ट किया गया है कि वो जो है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जन्म से होना व्यक्ति का, जन्म से नागरिकता यानी उसका जन्म ही हुआ हो, ऐसी बात नहीं की गई है। तो पहली बात क्या हो कि भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या कहा गया कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर रहा हो, नागरिक हो, और साथ ही क्या हो 35 ईयर्स का एज अपना कंप्लीट करता हो। तो ऐसे व्यक्ति हमारा प्रेसिडेंट क्या करेगा, गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। तीसरी बात और एक है कि अगर मान लेते हैं कि जिसे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, अगर वह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानमंडल किसी भी उस ऐसे सदन का मेंबर है तो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर है मान लीजिए, तो क्या होता है कि जब वो नियुक्त होता है तो जैसे पद ग्रहण करता है वैसे ही जिस सदन का वो मेंबर रहता, मान लो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या किसी राज्य के विधानमंडल में से हो, कहीं मान लो विधायक ही हो, तो सदन की मेंबरशिप उसकी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। अगर इतनी बातें आप समझ रहे हैं तो अर्हता में और कोई बातें ऐसी नहीं हैं। अब एक बात और है कि इसका शर्तें कहाँ हैं। अब जब आर्टिकल आप 155 के साथ एक आर्टिकल आप कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करेंगे, राज्यपाल की अर्हता तो 157 में होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ मैंने इस बात को आपको नहीं बताया कि इसकी जो 155 में कहा गया कि नियुक्त करेगा और किसे नियुक्त करेगा वह, तो उसकी बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 157 में की गई है। यानी राज्यपाल की अर्हता के संबंध में जो प्रावधान है वो संविधान कहाँ करता है, 157 में करता है। और अब बात उठती है कि क्या इस पद पर रहने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। तो हम कहते हैं कि अगर आप आर्टिकल 157 जहाँ पर ये बात की जाती है किसकी, जो हम देखते हैं कि राज्यपाल को कौन नियुक्त कर दिया, राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया। अब नियुक्त करेगा तो कहाँ किसे करेगा, अर्हता तो होनी चाहिए। तो जैसे 155 के साथ कौन कनेक्ट होता है, जब आप 155 को पढ़ते हैं तो रीड विथ कौन सा आर्टिकल होगा, 157 होगा, है ना। जब आप इसको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि अर्हता, यानी ये आर्टिकल 157 में क्या है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होती है, वो कहाँ दिया गया, 157 में दिया गया है ना। इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके। अब जब आप अर्हता को जान लिए तो क्या उस पर नियुक्त होने के लिए, पद के लिए कोई शर्तें भी हैं क्या, तो वह कहाँ है, आर्टिकल 158 में है। कहाँ है, आर्टिकल 158 में क्या है, पद की शर्तें जो होती हैं। आप लिख सकते हैं क्या, पद, या सीधे लिख दीजिए शर्तें। यानी पद पे नियुक्त होने के लिए क्या चाहिए, शर्त चाहिए। राज्यपाल पद की शर्तें, सीधी बात क्या, राज्यपाल पद की शर्तों में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करता है कि मान लो वह किसी भी सदन का मेंबर है, या किसी भी सदन का, या मान लीजिए संसद का हो, या मान लीजिए क्या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की बात हो रही है ना। किसी भी सदन का अगर मान लीजिए मेंबर है तो उसका होना आवश्यक नहीं, क्योंकि शर्त लगा दिया जाता है कि जैसे राज्यपाल नियुक्त होगा वह उस सदन का मेंबर नहीं रह जाएगा। ये बात कहाँ कही गई, 158। राज्यपाल नियुक्त होते ही अगर वह जिसे नियुक्त किया गया है वह लोकसभा, राज्यसभा या कहाँ, राज्य विधानमंडल, किसी चाहे विधान परिषद चाहे विधानसभा में से किसी का भी क्या हो, मेंबर है, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। ये शर्त है। शर्त को क्या है, एक कंडीशन अप्लाई किया गया है किसके ऊपर, राज्यपाल, जो राज्यपाल नियुक्त होने जाए। चूंकि नियुक्ति मिलेगी 155 में, अर्हता की बात की जाएगी कहाँ, 57 में, है ना। और सीधा 158 में बात किसकी करेगा कि आपके पद की शर्तें क्या, इस शर्त का पहले अनुपालन करना होगा। फिर दूसरी बात कहता है क्या, लाभ का पद धारण ना करता हो।
लाभ का पद, हमने कई बार कहा कि लाभ का पद की जो परिभाषा है ना, वो संविधान में नहीं है। समय समय पे संसद बताती रहती है अपने हित के लिए। अगर मान लीजिए वह नियुक्त हो गया है तो उसको फ्री का जो बिना किराए का शासकीय आवास मिलेगा, मौज काटेगा रहेगा, यानी कि उसे जो आवासीय सुविधा मिलेगी, शासकीय आवासीय सुविधा फ्री होगी, है ना। ऐसा वेतन भत्ता मिलेगा जो संसद निर्धारित करेगी, यही बात है ना। हाँ, वेतन भत्ता वही मिलेगा, इनको उपलब्धियां जो वेतन भत्ते हैं वो सब दिए जाएंगे, वो सब दिए जाएंगे। उस पर कौन निर्धारण करेगा? संसद करेगी, है ना। तो ये बात निकल के आई कि भाई देखो ऐसा है कि संसद को यह अधिकार है कि वह राज्यपालों के वेतन भत्ते को अवधारित करे, ठीक। और ये भी जानिएगा इनका वेतन भत्ता भारत की संचयी निधि पर ही भारित होता है, ये भी आप समझिएगा। आगे आपको मिलेगा, पहले ही आप जान लीजिए बात को। हाँ, वेतन भत्ता राज्य पर होता है। हाँ, जो भी होगा, चाहे राज्य पर हो चाहे क्या, क्योंकि ये सेंट्रल का क्या है, ये सेंट्रल का एजेंट है, तो जाहिर सी बात है कि तो लेकिन संसद क्या करेगी? वेतन भत्ता निश्चित करेगी। और वेतन कभी इनका 1 लाख था, अब आजकल 3-3.5 लाख हो गया बढ़ करके, तो इस बात को आप जान ही रहे हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल हो जाए, मान लो सपोज करो कि इसमें वही कह दिया गया है जोड़ करके परंतु के साथ कि देखो मान लो किसी व्यक्ति को जो कि किसी एक राज्य का राज्यपाल, सपोज को यूपी का भी राज्यपाल है और उसी को एमपी का भी राज्यपाल बना दिया गया है, तो अब उसका वेतन भत्ता क्या होगा? अब एक समस्या आएगी, उसी अनुपात में तय कर देगा राष्ट्रपति जैसा उचित समझेगा। राष्ट्रपति को जो लग चुकी 3.5 लाख तो यहीं का हो गया और 3.5 लाख यहाँ का भी हो गया, तो कितना हो गया? 7 लाख। और उपलब्धियां भी जो होंगी, भत्ता होगा अधिक हो जाएगा, तो यहाँ संसद नहीं अवधारित करेगी, यहाँ राष्ट्रपति अवधारित करेगा। यानी जब कोई एक ही राज्यपाल किसी और राज्य का भी राज्यपाल नियुक्त किया गया, उसे कार्यभार दिया गया है, तो उसका वेतन भत्ता जो होगा ना, उसका अवधारण कौन करेगा? उसका अवधारण संसद ना करके राष्ट्रपति करेगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है, ये बातें हैं। अब ये भी समझिए कि कब जोड़ा गया, सवाल भी उठता है कि ये कब जोड़ा गया कि राष्ट्रपति अवधारण करेगा। 7वां संविधान संशोधन 1956, ये बातें भी कब जोड़ी गई हैं? 7th अमेंडमेंट 1956 के द्वारा, यही मामला है, इतनी बातें। अब मान लीजिए कि वो क्या हुआ, हमने कहा ना कि पहले कह रहा कि भारत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, 153 में कह रहा है। फिर क्या कह दे रहा सीधे, कह रहा कि भाई देखो राज्यपाल में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होगी राज्य कार्यपालिका की, और वो काम करवाए किसके माध्यम से? आप स्वयं करेंगे, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाएगा, यानी मंत्रिपरिषद से करवाएगा। 155 कहता है कि उसकी नियुक्ति की बात वो करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और फिर 157 कहता है क्या कि किसी राज्यपाल नियुक्त हो उसकी अर्हता तय करता है। 157 अर्हता को बताता है। 158 कहता है कि शर्तें हैं, उसके लिए शर्त पहली होगी कि किसी सदन का मेंबर नहीं होगा और लाभ का पद धारण नहीं करेगा, उसको वेतन भत्ता आवासीय सुविधाएं सब मिलेंगी, फ्री का मकान मिलेगा, उसमें रहने का मिलेगा, वेतन भत्ता उपलब्धियां संसद समय समय पर अवधारित करेगी। लेकिन ऐसा भी है कि पद ग्रहण करने के बीच में कभी भी इसे कम नहीं किया जाएगा, ये भी चीज़ें हैं। अब मामला जब वो नियुक्त हो गया, सारी सुविधाओं का पता लग गया 158, तो भैया पद धारण करने जाए तो आपको शपथ कौन दिलाएगा? अब मामला उठ गया कि अब राज्यपाल का शपथ कहाँ है। तो आर्टिकल जब आप देखेंगे आर्टिकल 159, आपको चीज़ हम बता दें कि राज्यपाल की शपथ संविधान के अनुसूची 3 में नहीं है, उसका प्रारूप कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 159 में दिया गया। यानी राज्यपाल का शपथ कहाँ है? अनुच्छेद 159 में है। और वहाँ सीधी सी बात की गई है कि इसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति नहीं दिलाएगा। आप थोड़ा सा इसमें चक्कर मत पड़िएगा। हाई कोर्ट का जो इसको शपथ, इसके शपथ का प्रारूप कहाँ है? 159 में, ये समझिएगा। और दूसरी बात, शपथ कौन दिलाएगा? जो राज्य का हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट का जो क्या होगा, चीफ जस्टिस यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही दिलाएगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि आप CGI की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी बात हो रही है? राज्य के जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय होते, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाए। अगर मान लो उपस्थित ना हो तो जो सीनियर जज होगा उसके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। इतनी बातें आप समझ रहे होंगे, है ना। अब मान ली किस बात की शपथ दिलाएंगे? सीधी बात, संविधान का शपथ। किसका? संविधान का। संविधान का परिरक्षण करना, संरक्षण करना
और क्या करना, प्रतिरक्षा करना, 3 शब्द होंगे वहाँ। शपथ किस बात की होती है? शपथ 3 बातों का होता है। पहला बात क्या होता है कि संविधान का क्या करोगे, संरक्षण करो, और क्या करो, परिरक्षण करो, और तीसरा क्या, प्रतिरक्षण करो। इसके बारे में जब राष्ट्रपति पे शपथ की बात हो रही थी तो हमने बहुत विस्तृत बताया है कि शब्दों का क्या मतलब है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात क्या हुई कि अगर वो नियुक्त हो गया, शपथ भी ले लिया है ना, सेवा शर्तों का पालन किया तभी तो नियुक्त हुआ, शपथ ले लिया। अब उसे काम करना है, क्या काम करना है, राज्यपाल के रूप में। तो क्या उसकी पदावधि कितने दिन काम करना है? अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है कौन सा, 156, जो कि मैंने बीच में छोड़ रखा है ना, क्योंकि उसको बीच में लाने में मज़ा नहीं आता। अब जब आप नियुक्त हो गए हो, अब आप बैठ गए हो, आसीन हो गए, तो अब आप बताओ कितना महीना, कितना साल रहोगे राज्यपाल के पद पे। तो उसके लिए किसे देखना होगा, आर्टिकल 156 तो देखना पड़ेगा। तो जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त कर दिया और शपथ भी ले लिया, सारी बातें हो गई। अब एक बात होता है कि अगर वो नियुक्त हो चुका है, शपथ भी ले लिया है, तो पद ग्रहण किया, तो उसकी राज्यपाल की जो पदावधि होती है ना, ऑफिस टर्म्स जो होते हैं उसका समय कब तक का है। राज्यपाल की पदावधि कहाँ है, इस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल की अगर बात किया जाए तो राज्यपाल की पदावधि का जो संबद्ध आर्टिकल जो प्रोविजन है वो कहाँ है, 156 में है, 156 में बताएगी बात। और कहा गया कि सामान्यतः, जो सामान्यतः शब्द यूज किया गया है, कहा गया है कि सामान्यतः जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होगा, 5 ईयर, सामान्यतः कहा जा रहा है। अगर ये नहीं कहा गया कि 5 साल होगा ही शब्द नहीं है। अगर कहा जाता कि 5 साल ही होगा तो यानी कि निश्चित कर दिया गया, लेकिन निश्चित नहीं है, क्योंकि यह जो राज्यपाल का पद है ना, इसकी जो पदावधि की बात की जाती है, ये पद वास्तव में किसके प्रसाद पर्यंत है, ये राष्ट्रपति के क्या है, प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना होता है। यानी ड्यूरिंग टू प्लेजर किसके, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, उसकी जब तक इच्छा तब तक के पद पे रहेंगे, बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के। 156 कह रहा है राज्यपाल को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, हटा सकता है। पढ़े नहीं, हाँ हाँ पढ़े नहीं हो, यानी कि हाँ भाई। अब यानी जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि 5 साल, 5 साल के पहले भी बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के, बिना किसी कारण के, और क्या, बिना किसी आधार के उनको उनके पद से मुक्त कर सकता है। तो इसीलिए आपसे ये कहा जाए कि राज्यपाल का पदावधि तो सामान्यतः भाई 5 साल है, लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय चाहें तो जब चाहे तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत उनका ना है, बिना कारण बिना आधार। यह महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस पे केस हुआ है एक बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 का है। उसमें कहा गया था कि भाई देखो, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, कहा कि देखो राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है। प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत का मतलब होता है कि इसमें मनमाना आधार शामिल नहीं है। प्रसाद पर्यंत का ये मतलब मत समझो कि आप मनमानी कर सकते हैं कि जब मन कहे सुबह शाम हटा दो, वो मना करता उस केस में। किस केस में, डीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010, इस बात को रोकता है डीपी सिंघल बनाम भारत संघ, ये 2010 का केस है। इसमें बात कही जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रसाद पर्यंत शब्द है संविधान में यूज किया गया है, उसका इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं, प्रसाद पर्यंत शब्द रख दिया गया तो इसका मतलब आप मनमाने ढंग से जब मन के तो हटा दो। उसने रोका, कहा गलत है, कहा कि प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत मनमाना आधार शामिल नहीं होता है। उसके बाद कहा कि राज्यपाल को अगर पद से तभी हटाइए जब, जैसे जो केंद्र है
उसकी इच्छाओं या जो उसने शक्तियाँ दिया था उसके अनुसार वो काम ना कर रहा हो, यानी कि जब राज्यपाल क्या कर रहा हो, केंद्र के संघ की सरकार जो है उसके विश्वास को खो चुका हो, तब आप उसे उसके पद से क्या करिए, हटाइए। ऐसा सुझाव उसमें दिया गया था, है ना। ये भी कहा जाता है कि जो लोकतांत्रिक संविधान होते हैं उनमें प्रसाद पर्यंत जैसे सिद्धांत को रखते हुए भी मनमानी नहीं होना चाहिए। इस बातें की गई हैं उसमें, और कोई ना कोई एक कारण जरूर हो तभी आप उसको हटाइए, अन्यथा मत हटाइए। लेकिन आपको हम बता दें कि राज्यपाल जब भी सरकारें बदलती हैं, जो पहले रहता है उसे क्या होता है, उसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया जाता है, रेजिग्नेशन ले लिया जाता है जबरदस्ती का, सरकार बदलती है तो। जैसे आप 2014 में आपने देखा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, है ना। तो क्या जो प्रसाद पर्यंत होता है इसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है या नहीं हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं, मैं कर सकता हूँ इसका न्यायिक समीक्षा। हाँ, वो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर आप मनमाने तरीके हटा रहे हैं तो प्रसाद पर्यंत शब्द की जुडिशल रिव्यू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी कि संसद कहीं ना कहीं या संघ सरकार फंसती है, इसीलिए उनसे रेजिग्नेशन मांगती है, ना कि हटाने की कोशिश करती जबरदस्ती। क्योंकि उत्तराखंड के एक राज्यपाल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शरण ले लिया था और रेजिग्नेशन वो दिए नहीं थे, सरकार मांगती रही। क्योंकि सरकारिया जो आयोग बना था वो 1983 में, सरकारिया आयोग ने, सरकारिया समिति आयोग कहिए, 1983 में उसने एक सुझाव दिया था कि राज्यपालों को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने दीजिए, उसके पहले मत हटाइए। और एक आयोग है पुंछी आयोग, जो कि 2007 में, उसमें कहा गया कि राज्यपाल को हटाने से पहले उसकी राय ली जानी चाहिए। अगर वो कुछ ऐसा उल्लंघन कर रहा है जो कि विधिक या तथ्यों के साथ खेल रहा है, तो आप उसकी पहले राय लीजिए, तब उसे हटाइए उसके पद से। यानी, और दूसरा बात, उससे भी राय लीजिए, साथ ही जिस राज्य का वह राज्यपाल है उस राज्य के विधानमंडल से भी आप परामर्श लीजिए। ये बातें कहाँ कहेगी? पुंछी आयोग में कही गई हैं। मेरी सारी बातें आप लेक्चर देखते हो, नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे आप फिर अब बात किया जाए क्या, ये बातें जो चल रही थी अभी, पदावधि की बातें हुई, ये सारी बातें 156(1) में चल रही थी। कहाँ चल रही थी? 156(1), यानी मैंने जो भी इनके कार्यकाल की बात किया है, ये सारी बातें समझिएगा। आर्टिकल 156 का क्लाज 1 था। क्या था? 156 क्लाज 1 था। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? आर्टिकल 156 क्लाज 2 की बात करने जा रहे हैं कि 2 में क्या है। क्लाज 2 कहता है क्या कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। अब एक सवाल उठा कि राज्यपाल मान लो त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो राज्यपाल त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति को देगा। किसे देगा? राष्ट्रपति को। यह प्रावधान कहाँ है? 156(2) में। ध्यान रखिएगा, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लास 2 में है। नहीं तो आप 156(1) भी लिखा हो, 156(2) भी लिखा हो, और 156(3) भी लिखा हो, और ऑप्शन डी में लिखा हो 156, तो आप रटा रटाया तीर मारेंगे, 156 मार देंगे तो आप फंस जाएंगे, एक नंबर से रुक जाएंगे। जानते हैं एग्जाम वगैरह वो लेट में होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी भी जल्दी मिलती नहीं, और मिलती हैं तो एग्ज़ाम में जल्दी नहीं मिलता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ चुनाव बड़े समय से होते हैं, लेकिन सिविल की परीक्षाएं समय से नहीं होती हैं। पता नहीं कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करेगा नोटिस, चुनाव हो जाएगा टाइम से। चाहे जो चुनाव होना होगा वो अपने निश्चित समय पे होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ यूपीएससी की बात छोड़ दिया जाए, यूपीएससी टाइम से एग्ज़ाम करवा ले जाता है। बाकी स्टेट पीसीए जितने हैं वो समय अनुसार चलते नहीं हैं। इस पर ज़रूर कुछ न कुछ व्यवस्था बननी चाहिए कि ऐसा ना हो, समय से होना चाहिए, है ना। तो 156(3) की बात, ये बात की जाती है जब, तो कहा गया कि भाई देखिए 156(2) में कहा त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर दे सकता है वो, अगर चाहे तो। कहेंगे किसी मन में सवाल उठाओ कि सर मान ली राष्ट्रपति हो ही ना, तब क्या होगा? साधना फिर क्या होगा? मान लो राष्ट्रपति ना हो, हाँ, तो ये त्याग पत्र देगा वो? रुको भाई, आप बताइए, रुको।
सर नहीं सर, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति, मैंने राष्ट्रपति में पढ़ा चुका हूँ, राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होगा। रिक्त हुआ किन्हीं परिस्थितियों में तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति विद्यमान होगा, यानी राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक रूप में कार्य करता रहेगा। तो कैसे यहाँ हाई कोर्ट आ जाएगा? समझे? अब इसके साथ हम देखते हैं कि आर्टिकल 156 क्लास 3 को देख लीजिए आप, क्योंकि आपने एक में देखा पदावधि की बात की गई, 156(2) को देखा हमने, क्या त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है ना, राज्यपाल अपना। अब हम किसे देखेंगे? आर्टिकल 156 सब क्लास 3। ये कहा जाता है कि राज्यपाल, जब आप आर्टिकल 156 क्लास 1 को पढ़ते हैं और जब आप पढ़ते हैं किसे, आप पढ़ते 156 क्लास 2 को, एक बात समझिएगा कि अगर त्यागपत्र ना दे, ठीक है, त्यागपत्र ना दे और पद से जो प्रसाद पर्यंत बात की गई राष्ट्रपति उसे ना हटाए, तो 5 साल तक तो रहेगा ना, 5 साल तक ही नहीं रहेगा वह, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा कोई नियुक्त होकर के, तब तक वह अपने पद पे बना रहेगा। ऐसा ही प्रावधान राष्ट्रपति के साथ भी है कि राष्ट्रपति का चुनाव मान लीजिए लेट हो गया, नहीं हो पा रहा है, तो 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो तब तक वो अपने पद पे रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। यानी मान लीजिए कोई राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हुए हटाया नहीं गया है, बीच में नहीं हटाया गया, ना उसने त्यागपत्र दिया, इसीलिए कहा जाता है 156(1), 156(2), 156(3), तीनों को एक साथ पढ़ने पे बातें कंफर्म होती हैं। समझिएगा आप कि 5 इयर्स मान लेते हैं वो कंप्लीट कर लिया और उस राज्यपाल अभी नियुक्त नहीं किया गया है, मान लो उसका कार्यकाल कब पूरा हो गया? 8 अक्टूबर को ही पूरा हो गया। कब पूरा हुआ? 8 अक्टूबर 2024 को हो गया। 8 अक्टूबर को हो गया, अभी कोई नियुक्त नहीं हुआ राज्यपाल, तो तब तक बना रहेगा। मान लो 15 अक्टूबर तक कोई नियुक्त होकर नहीं आ रहा है, तो तब तक वो राज्यपाल बना रहेगा। ये कौन कहता है? 156 सब क्लास 3 कहता है। कहता है कि अपनी पदावधि समाप्ति के बाद भी वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे, जहाँ तक मुझे पता है कि आपको अब कोई समस्या इसमें नहीं होगी। कहाँ तक? 156 तक, है ना। तो यहाँ तक की यात्रा करने के बाद राज्यपाल के साथ हम लोग आगे देखने वाले क्या हैं, राज्यपाल का कुछ विशेषाधिकार है ना। अगर राज्यपाल के विशेषाधिकारों का अध्ययन कर लीजिए, खासकर उसके वेतन को भी देखिए, और ये भी देखिए कि राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, कार्यकारी भूमिका क्या है, और उसकी शक्तियों को विधायी भूमिका क्या होती है ना। जितनी उसकी शक्तियां हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करिए, किसके साथ? राष्ट्रपति के साथ। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अगर मान लेते इसको भी इसी में राज्यपाल की शक्तियों को भी यहीं पर रखा जाता है तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, मज़ा नहीं आएगा फिर आपको, तो आसानी समझ में आए कम से कम वही ठीक है। इसलिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या मिलने वाला है, राज्यपाल की संपूर्ण शक्तियाँ, वो भी राष्ट्रपति के साथ तुलनात्मक, जो भी उसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति की हैं तुलना करते हुए ही मिलेगा। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।